सर। जी जी। सर आपसे एक बात पूछनी है। जी ये जो बेटा। मिड टर्म का सिलेबस था, मिड टर्म का हम्म। सिलेबस था, ये फाइनल्स में आता कि नहीं आता? नहीं बेटा। अच्छा, अब अभी जो आप हमें न्यू पढ़ाएंगे वो फाइनल्स में सिर्फ वही आएगा? जी जी, वही आएगा, सिर्फ वही आएगा। अच्छा सर, काइंडली आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने आगे पढ़ने हैं? हमने फाइनल अकाउंट्स करना पूरा। सर फाइनल अकाउंट बना पूरा नहीं हुआ? एडजस्टमेंट रहती है ना अभी। अच्छा, एडजस्टमेंट रहती है सर, ठीक हो गया। एडजस्टमेंट रहती है, इसके बाद हमने कैश बुक करनी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करनी है। ठीक हो गया। और उसके अलावा टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तो एक टॉपिक और करेंगे। सही। ठीक है। अच्छा पर तो अभी जी जी, वो कर नेक्स्ट लेंगे। सेमेस्टर में बिल्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सचेंज होगी? कर लेंगे। बिल ऑफ आपका। एक्सचेंज भी करना है? हाँ, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टाइम मिला तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी नहीं हम कर रहे, हम पहले करेंगे फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे कैश बुक वाला चैप्टर पूरा। कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और थर्ड फिर देखते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास चॉइस है, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लें या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इन दोनों में से कोई भी चैप्टर हम कर सकते हैं। विल वेट फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं।
लगता है आज फिर 4 स्टूडेंट्स की किस्मत में ही है पढ़ना, और बल्कि आप लोग तो 3 है, चौथा मैं खुद ही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, सर ये थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, आज बाकियों का जाया हो जाएगा ऐसे। उनको जाया होने दो, कोई बात नहीं, उनको जाया कराना है हमने। एडजस्टमेंट्स का पता है आपको क्या होती हैं एडजस्टमेंट्स? किसी को आइडिया है? जी मोहित। एडजस्ट करना चाहिए तो आपस में, क्या हुआ? जो अमाउंट्स वगैरह होती हैं, जो अमाउंट्स हैं उनको एडजस्ट करना, बीच में कोई आप लाते हैं टेबल वगैरह। मसलन क्या, कैसे अमाउंट्स आ गई हैं, कैसे उनको एडजस्ट करेंगे? कुछ आइडिया मुझे बताओ, तो मजेदार सी चीज बताओ ना मुझे, एडजस्टमेंट नहीं का सर जी, पता चले कि आपने पहले काउंटिंग पढ़ी हुई है। नहीं मैंने नहीं पढ़ी सर, अच्छा, तुक्के मार रहे हैं फिर? मैंने एफएससी रखी थी। हाँ। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आज का फिर लेक्चर आपके लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखना है। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे, जो कुछ यहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ है वो मैं आपको उसकी 2-3 चीजें बताऊंगा, वो आपकी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स जो हैं हमने अब करना सीखनी है, एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्री होती है किधर? हमारी जर्नल के अंदर। फिर इसकी क्लासिफिकेशन होती है, फिर इसकी समराइजेशन होती है। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन में इसको आप लेजर बना लेते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपकी 2 चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आ जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट का भी नाम देते हैं। अच्छा, ये तो चीजें वो हो गई ना जो हमें अब तक मालूम है या पता चल गई कि हमने ये काम करते हैं। अब ये हम एक चैप्टर करने लगे हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? देखिए, बाज़ बात होता है ये है कि आपने एक एंट्री है, कोई एंट्री है, वो आपकी स्किप हो गई है, एंट्री आपकी स्किप हो गई है। स्किप होने का मतलब है रिकॉर्ड होने से रह गई है, आपने उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की। क्या मतलब है कि एक फाइनेंशियल इवेंट या मॉनेटरी इवेंट अकर किया, कोई पैसे का लेन देन हुआ, और आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड का मतलब ये कि आपने जर्नल में उसकी एंट्री नहीं की। जब जर्नल में उसकी एंट्री नहीं करेंगे तो लेजर में भी नो इफेक्ट होगा उसका, ठीक है ना? लेजर में भी उसका कोई एंट्री नहीं होगी। उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस में भी उसका नो इफेक्ट होगा। नो इफेक्ट इसका ट्रायल बैलेंस में भी होगा, कि ट्रायल बैलेंस में भी उसका असर कोई नजर नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स की बारी आएंगे तो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो भाई उस एंट्री का हमारी ट्रेडिंग पे या प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ा है, हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आई हैं उसको भी हम देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक एंट्री
रिकॉर्ड करने से रह जाती है तो उसकी वजह से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या उसकी वजह से हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज में कितना इजाफा या कमी हुई, वो हम चीजें रिकॉर्ड करने से रह जाते हैं। अब हमें क्या पता चलता है कि जब हम फाइनल अकाउंट्स अपने क्लियर कट बना लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब ये एंट्री जो थी हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, हमने इसकी जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए थे। तो अब ये हमने जर्नल एंट्री को हमने ट्रीट करना है। क्या कह रहे हैं? अब इस जर्नल एंट्री को हमने ट्रीट करना है। अब इसको हम ट्रीटमेंट के लिए दोबारा से जर्नल के अंदर इसको एंट्री नहीं करेंगे, दोबारा से लेजर के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, या ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको एंटर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको फाइनल अकाउंट्स के अंदर, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर सेकंड हमारी बैलेंस शीट के अंदर हम इसको एडजस्ट करेंगे। समझ आइए इतनी बात कि एडजस्टमेंट्स को हमने ट्रीट कैसे करना है, क्यों करते हैं हम ट्रीट इसको, उसकी रीजन, एडजस्टमेंट्स की वजह क्या है, वो मैंने आपको ये बताया। अब एडजस्टमेंट्स करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने फॉलो करना है, हमारी तमाम की तमाम एडजस्टमेंट्स इजीली हो जाएंगी। अच्छा, अब याद देखिए जा, ये आज हमारा साल चल रहा है 2021 का, ठीक है जी। आने वाला साल है 2022 का, और गुजर चुका जो साल है वो 2020 का। जब हम 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब हम 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई रकम 2020 से रिलेटेड हो, वो यहाँ पे हमने 2021 में रिकॉर्ड नहीं करनी। क्या कह रहा हूँ? 2020 से रिलेटेड कोई रकम हो, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। 2022 से रिलेटेड हो, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करनी। ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू only transactions related to, क्या मैं कह रहा हूं, 2021 will be recorded in the financial statements of कंपनी, या जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसका भी हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर पे स्पेशल फॉर्मेट मर्जर हमने कर दिया। अब इसको हम सीधा इस तरह कर सकते हैं, चले कोई बात ठीक हो गया। नहीं, मैं इसको फिर अनमर्ज करता हूँ, अनमर्ज टोटल। ठीक हो गया। इसको हम मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जितना भी रेवेन्यू आप अर्न करेंगे, उसको आपने उसके अगेंस्ट जितने भी खर्चे हुए हैं
उनसे मैच करना है। उसमें सपोज आपने 2020 में 1 लाख रुपया आपने कमाया, तो इस 1 लाख को कमाने के लिए आपने 50,000 रुपया खर्च किया, ठीक है जी। और 20,000 रुपया आपको पिछले साल का कोई पेमेंट रहती थी, वो भी रिसीव हो गई, और वो भी आपने एक्सपेंसेस इस मंथ में, साल में पे किए। तो क्या आप ये 20,000 को शामिल करेंगे, या आपने कोई पेमेंट देनी थी अगले साल में 5,000 रुपए की, 4,000 रुपए की, वो भी आपने इसी साल में अदा कर दी है, तो क्या आप इसको भी शामिल करेंगे? नहीं। हम इसमें 1 लाख के अगेंस्ट जितना हमारा खर्चा हुआ है 50,000 रुपया इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए, हम सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। हमने अगले साल की और पिछले साल की कोई एडजस्टमेंट इसमें कोई अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड है तो उसको हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। ये जी मैचिंग प्रिंसिपल आ गया। इसके बाद ये एक बेसिक प्रिंसिपल था, और अब हम इसकी ट्रीटमेंट्स देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में इसकी ट्रीटमेंट्स किस तरीके से की जाती हैं और इसका सवाल हल कैसे किया जाता है। ठीक है जी। मेजर टाइप्स की जो एडजस्टमेंट है वो ये 6 टाइप्स हैं, सॉरी 9 टाइप्स हैं। और एक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल, इसका मतलब ये है लायबिलिटी है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है हमारी एसेट होते हैं, हमने पहले से पे किया। एक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल्स, इसका मतलब ये है कि या तो हमने अर्न कर लिया हुआ है और हमें अभी तक मिला नहीं। अनअर्न रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस मींस के ऐसा रेवेन्यू जो कि हमें मिल जाता है लेकिन उसके अगेंस्ट अभी हमने काम करना है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स की वैल्यू में कमी होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपके बैड डेट्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स, आपने डिस्काउंट्स हैं या आपने डेटर या क्रेडिटर पर डिस्काउंट दिया, उसको किस तरीके ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है। ये क्या चीजें हैं, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सवाल करेंगे, और सवालों के साथ साथ ही हम अपने काम जो है वो शुरू कर देंगे। अभी सबसे पहले हमारे पास ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं, तो इन 3 एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से हल किया जाएगा, इसको सिंपली सबसे पहले हम अपना फाइनल अकाउंट्स का सवाल हल करेंगे। फाइनल अकाउंट्स का सवाल हम कैसे हल करेंगे, हम पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट, और उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक हो गया जी। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें यहाँ पे ये हम बना रहे हैं जी। मिस्टर ABC ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st दिसंबर है 1990 का। और उसके बाद हमने यही यहाँ पे हमने बैलेंस शीट बना लेनी है। ये है जी मिस्टर ABC
बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 1990। नहीं जी, बहुत आसान सा सवाल है और इसकी मैं थोड़ी सी साइड पे ले जाएं। नहीं जी, हमें पता है जी ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है। ओपनिंग मैं क्या करूंगा, मैं जैसे जैसे आइटम आएगी उसकी रिकॉर्डिंग वैसे वैसे करता जाऊँ, ठीक है जी। और एंड पे मैं इसकी एडजस्टमेंट देखूंगा। लेकिन इसका तरीका, दो तरीके हैं। जब हम ज्यादा डिटेल में, जब एडजस्टमेंट ज्यादा आएंगी तब हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका भी जो है वो समझा दूंगा। अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हम लैपटॉप पे हल कर रहे हैं और हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, तो हम ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी, ओपनिंग स्टॉक सन्ड्री डेटर्स कहाँ आते हैं? ये हमारे आते हैं एसेट साइड पे। 80,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्नीचर भी हमारा इसी साइड पे आएगा। फर्नीचर मैंने 20,000 यहाँ पे मेंशन किया। फर्नीचर के बाद प्लांट है, प्लांट को भी मैंने 1,00,000 रुपया यहाँ पे मेंशन कर दिया एसेट्स के अंदर। उसके बाद परचेजेस हैं जी। ओपनिंग स्टॉक के नीचे हम परचेजेस लिखा करते हैं। परचेजेस हमने की हैं तकरीबन 3,40,000। 3,40,000 की रिटर्न्स हो सकती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। फिर बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 22,000 रुपए की। 22,000 को मैंने एसेट्स में लिख दिया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड आता है। कैरेज इनवर्ड हमें पता है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। 2600 रुपया। कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम कैरेज आउटवर्ड को थोड़ा सा स्पेस देके नीचे लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने लगे हैं, क्या बनाने लगे हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट। हाँ, कैरेज आउटवर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस पेड को भी हम यहाँ पे इस तरीके से 1,400 लिख रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी मैं गुजरते हुए मुझे ये आइडिया हुआ कि ये इंश्योरेंस जो है इसका एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, बाहर लिखने के बजाय इसकी अमाउंट अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इसकी एडजस्टमेंट अभी नजर आ गई। इंश्योरेंस के अलावा मैं देख लेता हूँ जी कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज और वेजेस की जो है वो एडजस्टमेंट है। ये तीन चीज़ों की एडजस्टमेंट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक निशान भी लगा सकता हूँ। निशान लगा लेते हैं हम, हाईलाइट। ये देखें जी, सैलरीज की एडजस्टमेंट है, ठीक हो गया। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है और वेजेस की एडजस्टमेंट है, ठीक हो गया। तीन एडजस्टमेंट ये हैं। और चौथी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग खुद ही यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसके मतलब कुछ नहीं दिया हुआ। हम आगे चल के इसको देखते हैं। इंश्योरेंस को मैंने लिख दिया जी अंदर 1,400 रुपया। जो अमाउंट हमें नजर आ रही थी ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया 1,400, ठीक है जी। इंश्योरेंस पेड के बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। पहले सेल्स हुई है, उसके बाद लेस कर देंगे हम रिटर्न्स। ये नहीं जी, रिटर्न्स की वैल्यू क्या थी? रिटर्न्स की वैल्यू है रिटर्न इनवर्ड की 4,000। मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूँ। मुझे इतने अच्छे तरीके से याद हो गए फॉर्मेट कि मैं इजीली इसको डेवलप कर सकता हूँ। आप लोगों की भी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो आप भी इस तरीके से आसानी से
इसकी जो है वो जो प्लेसमेंट करते जाएंगे। ठीक है जी। सैलरीज आ जाती हैं, रिटर्न इनवर्ड के बाद सैलरीज आ गई। सैलरीज की भी हमें पता है कि एडजस्टमेंट है, सैलरीज की अमाउंट भी मैं अंदर वाली साइड पे 24,000 लिख रहा हूँ। और लेकिन मुझे ना थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, मैं एक लाइन छोड़ के इसको लिखूंगा ताकि इसकी एडजस्टमेंट की कोई अमाउंट यहाँ पे आए तो मैं उसको माइनस कर सकूँ। नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस की भी एडजस्टमेंट है, वेजेस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और वेजेस को 20,000 मैंने इनसाइड द कॉलम लिखा। याद रखिएगा जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हमने मेजर कॉलम में नहीं करनी, हमने उसको आउट ऑफ द कॉलम उसको ट्रीट करना। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है जी। कैश इन हैंड है हमारा 2000 और कैश एट बैंक हमारा है कितना 18,000। ये चीजें हमने एंटर कर ली। आगे आ जाते हैं जी लाइबिलिटीज की साइड पे। तो बिल्स पेबल हमें नजर आ रहे हैं, बिल्स पेबल आ रहे हैं जी 10,000 के। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है परचेज रिटर्न लेस रिटर्न की अमाउंट कितनी है, रिटर्न आउटवर्ड है जी 2400 का। इसको हमने बैलेंस करके यहाँ पे लिखना है इक्वल टू 34,000 माइनस किया 2400 को, तो ये अमाउंट यहाँ पे। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल को थोड़ा सा स्पेस देखिए हम नीचे लिख देते हैं। कैपिटल हमारा है 1,40,000, सेम हमने एंटर कर लिया। इसके बाद है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो हमारी अदर इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम अदर इनकम में ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000 हमने लिख दी। इसके बाद सेल्स की अमाउंट आ रही है, सेल्स की अमाउंट है जी 4,62,000 रुपये। मैंने सेल्स के कॉलम के अंदर इसकी अमाउंट को मेंशन कर दिया और अब है हम माइनस कर रहे हैं 4,58,000 जो है वो नेट सेल्स हमारी आ गई। कमीशन रिसीव्ड इज अदर सोर्स ऑफ इनकम। कमीशन रिसीव्ड है जी 400 का और क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, क्रेडिटर्स हमारे हैं जी 80,000 रुपए। लें जी, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने जो इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रही थी वो हमने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दी। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो बड़ा काम बाकी है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अभी बड़ा काम बाकी है। हमने अब एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट करनी, ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट की जब ट्रीटमेंट करने लगेंगे तो एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट देखिएगा, एडजस्टमेंट्स हमेशा दो जगह पे आएगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, और दूसरी इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है कि आपकी फाइनल जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें, ठीक है जी। ट्रेडिंग में आ सकती है और बैलेंस शीट में भी आ सकती है, ट्रेडिंग में आ सकती है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकती है, दो जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, इन दो जगहों पे भी आ सकती है। तो दो जगह पे इसकी ट्रीटमेंट लाजमी होनी है। क्या कह रहा हूं मैं, दो जगह पे इसकी ट्रीटमेंट लाजमी होनी है। दो जगह पे मोस्टली होता ये है कि एक ट्रीटमेंट इसकी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है और सेकंड ट्रीटमेंट इसकी होती है बैलेंस शीट के अंदर। तो हमने याद रखना है कि एडजस्टमेंट जो है हमेशा दो जगह पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब पहली एडजस्टमेंट देखें जी, पहली एडजस्टमेंट हमें बताता है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा एसेट होता है, हमें इस चीज का पता है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है एसेट, हमने इसको लिखना है बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपया। ये मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में इसको मेंशन कर दिया। क्या कह रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है और हम उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। लेकिन जो दूसरी इसकी एडजस्टमेंट होती है वो हम देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी मेंशन करते हैं, और उसकी करने की वजह ये है कि हम एक्चुअल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
और जो तमाम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें हम सेल्स में से माइनस कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखोगे तब आप देखोगे कि सेल्स में से तमाम चीज़ें ये माइनस हो जाती हैं। और ये असल में इसको क्रेडिट साइड पे लिखने का जरूरत क्यों पेश आती है कि इसका इफेक्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस किया जाए, क्योंकि ये सेल नहीं हुई और अल्टीमेटली ये हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा होता है, क्योंकि स्टॉक जो है वो हमारा एसेट है। अच्छा जी, पहली एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट कर ली। क्या कह रहा हूं मैं? पहली एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट कर ली। ये मैंने आपकी पहली एडजस्टमेंट की दो जो ट्रीटमेंट्स हैं दोनों साइड्स पे मैंने उसको रेड मार्क से हाईलाइट कर दिया। सेकंड, अब मैं ये देखता हूं कि सेकंड एडजस्टमेंट क्या है। वो कहता है जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹6,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि वी हैव टू पे आउटस्टैंडिंग बाहर खड़े होने वाली, यानी कि अभी तक ये लायबिलिटी स्टैंड करती है या हमने अभी इसके पे करने हैं। सैलरीज लग गया तो उसका मतलब ये है कि हमने सैलरीज अभी तक पे नहीं की, हमने इसको पे करना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को जरा और से समझिएगा। ये हमारी टोटल सैलरीज बनती थी 30,000 की, ठीक है जी। आप हर महीने सैलरी देते हो 30,000 रुपए की, या हर साल सैलरी देते हो 30,000 रुपए, ठीक है। उस 30,000 में से अभी आपने सिर्फ 24,000 रुपया दिया है, तो बकाया कितना रह गया? 6,000। तो क्या 6,000 हमने देना नहीं है? क्या ये एक्सपेंस ऐसा नहीं है जो कि हमने इस साल में इनकर किया हो और हमें इस एक्सपेंस को पे करना है? तो हम क्या करेंगे, इस 6,000 को हम इस सैलरीज में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्योंकि ये सैलरी इसके अगेंस्ट सर्विसेज हम इस्तेमाल कर चुके हैं 6,000 की, ये हमने अभी पे करना। क्या हुआ? ये हमारा एक्सपेंस है जो कि इनकर हो चुका हुआ है, हमने अभी पे नहीं किया लेकिन हम पे करेंगे। तो ये टोटल हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऐड कर 30,000 आ गया। ऑब्वियसली हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारा फिर लाइबिलिटी बन जाती है, हमने किसी के पैसे देने हैं 6,000 रुपया, तो ऑब्वियसली वो ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस ये कहती है कि आपने इसको जल्द या बदीर इसको पे ऑफ करना है। तो हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और हमने इसकी दोनों एंट्रीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके दोनों इम्पैक्ट्स को, दोनों इफेक्ट्स को हम लोग ले चुके हैं। आगे आ जाते हैं वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है 1,000 की हैं और इसमें हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेम लॉजिक है कि हमने वेजेस को भी पे करना है, हमने लोगों की खिदमात ली है और उसके बाद उनकी खिदमात के सिलसिले में हमें उनको पैसे देने हैं और वो हमने अभी तक पे नहीं किए। तो जब हम पे करेंगे तो उसकी ये लाइबिलिटी है, हम लोगों ने लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दें। खैर ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस वाली भी हमारी एडजस्टमेंट 1, 2, 3 एडजस्टमेंट कर चुके हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो कहता है कि इंश्योरेंस में 350 की रकम जो है वो अगले साल से रिलेट कर रही है। क्या मतलब है कि हमने माइनस एडवांस करेंगे। इंश्योरेंस दे दी है या प्रीपेड इंश्योरेंस दे दी है, इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी? 350 की। इसको कंट्रोल यू किया और ये अगले साल से रिलेट कर रही थी। क्या मतलब है? ये अगले साल से रिलेट कर रही है। तो जब एक चीज अगले साल से रिलेट कर रही है और हमने उसको इसी साल पे कर दिया है तो वो हमारा एसेट बन जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट बनेगी और वो कितने से बनेगी? 350 रुपए से। क्या हो गया? 350 से प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट बन जाएगी। हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट साइड पे लिख दिया। ले जी, ये 3 एडजस्टमेंट थी,
ये हमने इस तरीके से मेंशन कर दी है। और ये हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस की आ गई, और प्लस मैं आपको वेजेस वाली पेज जो है वो हाईलाइट करने लगा हूँ। ये हो गया जी हमारा सारा मामला सीधे हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है। हम अब इसकी समीशन निकालते हैं और उसके बाद इसको फाइनल करते हैं। नहीं जी, 5,58,000 हमने यहाँ पे मेंशन किया और हमने ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना शुरू की। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,58,000 माइनस करते जाएंगे हम तमाम रकमों को यहाँ से, और फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। वो बन जाती है जनाब हमारे पास 1,36,800 की रकम बनी। और इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बीडी लेके आए हैं कितना, 1,36,800। ले जी यहाँ पे आ गया। अब इस साइड को हमने टोटल को ऐड कर दिया तो हमारा नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम करेंगे। ऑटो सम ले लिया 1,38,200, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया, और उसके बाद हमने इसका डिफरेंस लेना शुरू किया। तो मैं अब आपके सामने माइनस कर देता हूँ 1050 को, और माइनस करते 30,000, तो ये आ गया जी 105,350। कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है हमारी 105,350। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ठीक है जी, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और इसको हमने ऐड किया कंट्रोल यू करके जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अमाउंट। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी टोटल टैली हो गई। ठीक हो गया जी, ये हमारी बैलेंस शीट भी दोनों साइड से टैली हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना सवाल बेहतरीन तरीके से सही हल कर लिया, कोई एडजस्टमेंट हमारी गलत नहीं हुई। जी बेटा, यहाँ तक आ गया समझ? यस सर, समझ आ गया। इजी हो गया। एडजस्टमेंट्स को हमने बाद में देखना है, पहले हम लोग अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और मार्क कर लेंगे कि हमारी किस किस चीज की एडजस्टमेंट्स हमने करनी है। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अब आप सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा। ठीक हो गया, ले आते हैं जी, क्वेश्चन को ले आते हैं। चलो भाई जल्दी से आ जाओ सवाल साहब, किसका इंतजार कर रहे हो? सर जरा मैं इस क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपने सॉल्व किया अभी। ले आप स्क्रीनशॉट लें बेटा, ये ले स्क्रीनशॉट लें।